मैं बेवा थी, लेकिन फिर भी गर्भवती हो गई और एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया। और फिर जब मेरा 15 साल का बेटा मेरे कमरे में आया, मैं बहुत देर से अपने कमरे की खिड़की के बाहर छुपकर खड़ी रही और खिड़की से कमरे के अंदर का मंजर देख रही थी। मैंने 5,000 रुपए देकर अपनी जगह अपनी नौकरानी को सोने के लिए कहा था। मैं देखना चाहती थी कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में कौन आता है। जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका था वह किसने किया था और क्यों किया था। मेरे घर में तो मेरे और मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं आता था, और फिर मेरा बेटा भी आजकल रातों को घर से बाहर होता था। तो फिर मेरे साथ ये ज्यादती कैसे हो गई, ये जानने के लिए मैंने एक कदम उठाया। लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात मुझे ये सब देखने को मिलेगा। मैं शाल ओढ़े हुए अपनी खिड़की पर खड़ी हुई थी, थर थर कांप रही थी। और ऐसे ही खड़े खड़े आधी रात गुजर गई और मेरे बिस्तर पर लेटी नौकरानी गहरी नींद सो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ खड़े होकर मुझे कुछ भी हासिल ना होगा। मैं वापस पलटने ही वाली थी कि मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन दाखिल हो रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और मुझे एक लंबा चौड़ा वजूद चादर में लिपटा हुआ अपने बिस्तर के करीब आता हुआ महसूस हुआ था। मैं अंधेरे में भी इस वजूद को पहचान सकती थी। रात के इस पहर राशिद का मेरे कमरे में क्या काम था, जबकि आज से पहले वह कभी भी मेरे कमरे में ऐसे नहीं आया था। वह तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने गया था, तो घर लौट कर कब आया था। उसने तो मुझसे कहा था कि वह सुबह वापस आएगा। मुझे तो ये भी कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं सोचना नहीं चाहती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरे बेटे ने ही मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई जो मेरे बेटे ने मुझ पर ऐसा जुल्म किया था। मेरी आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी देख रही थी कि जब अचानक ही मेरे बेटे ने वह किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे बेटे ने तो, इस मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह मेरे सगे बेटे ने मुझे धोखा दिया था। मेरा नाम आसिया है। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए छोटी सी उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। अब्बू ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में अपने दोस्त के बेटे से करा दी थी। हमाद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जब तक वे जिंदा थे मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी। लेकिन हमाद के अचानक मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। उनकी आंखों में मेरा वजूद खटकने लगा था, क्योंकि मेरे साथ एक 2 साल का बेटा भी था। और मेरे देवर और जेठ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुझे अभी इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बन जाएगा। मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में ही इद्दत पूरी की। इद्दत खत्म होते ही मेरे जेठ ने फैसला सुना दिया कि अब मुझे घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का पति के बगैर रहना सही नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये बात क्यों कह रहे थे, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि भाभी 4 दिन से ज्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बहन के कदमों में गिर गई और फरियाद की कि मुझे घर से ना निकाले। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर तरस ना आया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मजबूर मैं अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाए मायके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा ख्याल रखा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं और मेरा बेटा मुस्तकिल भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका रवैया खराब होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की मुलाजिम बन गई मुझे पता न चला। मेरा भाई सारा सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर कमरे में आराम करती रहती थी। मुझे घर के कामकाज से कोई मसला नहीं था, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे एक निवाले का एहसान दिखाती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई के बच्चे और मेरा बेटा तकरीबन एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन मेरे बेटे को घर में ही छोड़ दिया था और ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैं दिन रात उनकी खिदमत कर रही थी और मेरे बेटे को तालीम तक नहीं मिल रही थी। मैंने अपने भाई से अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में बात की तो मेरे भाई ने राशिद को भी इसी स्कूल में दाखिला करवा दिया। तो मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुआ और आए दिन घर में झगड़े होने लगे। और फिर लास्ट में मैंने तंग आकर अपने भाई का घर छोड़ दिया और एक छोटे से घर में किराए पर अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जावेद को स्कूल में दाखिला करवा कर मैं खुद भी उसे स्कूल में नौकरी करने लगी और कैसे करके भी जिंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने वह वक्त भी देखा था जब एक वक्त की रोटी खाकर 2 वक्त खाली पेट गुजारती थी। कभी कभी मेरी आंखों में ये सोच कर आंसू आने लगते कि जब तक पति का साया मेरे सर पर था मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। लेकिन पति के जाते ही दुनिया के असली रंग मुझे नजर आ गए थे
औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती वाकई में उसके पति के होने से होती है, और इस बात का एहसास मुझे अपने पति के जाने के बाद शिद्दत से होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी ये बात गंवाना नहीं थी कि मेरी वजह से उसकी शादीशुदा घर खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया की समझ आने लगी, और मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, मुझे कोई ना कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी अब राशिद बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरत में इजाफा हो रहा था। मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोली, जहां मैं औरतों का ज़रूरी सामान बेचने लगी थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा था। मेरी मेहनत और दुआएं रंग ले आई थी और मेरी एक छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और राशिद की पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दे रही थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए, मेरा कारोबार चल पड़ा और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। और वक्त के साथ के मुताबिक मैंने नई चीज़ों का इजाफा भी कर लिया और काम करने के लिए बेसहारा और बेवा औरतों को अपने पास रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट थी और राशिद की तरबियत से भी, और मेरे पति के बिना जिंदगी अब नए सफ़र पर जारी हो गई थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर सिराज आया, और 10 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए। सिराज को तो इस बात पर यकीन न आया कि मैं ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालकिन बन गई हूँ। लेकिन जब इसको एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि भाई के फैसले के आगे मैं सर नहीं उठा सकता था। लेकिन वह मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत दुखी था। मैंने उसे ये सोचकर माफ़ कर दिया कि वह मेरे पति का भाई था और मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। सिराज हमारे घर आने जाने लगा और आशीष से बहुत मोहब्बत करने लगा था। सिराज का बेटा फहद उसी की उम्र का था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया है। वह बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। राशिद तकरीबन 15 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदलाव भी आ गए थे। मैं दुकान से घर आती तो वह मुझे खोया खोया सा नजर आता। घर से बाहर निकलता तो रात तक लौट कर ना आता। मैंने काम के लिए नौकरानी रख ली थी और वह मुझसे अक्सर कहती कि पता नहीं बीवी जी, राशिद साहब को क्या हो गया है, सारा वक्त अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी राशिद से इस बारे में पूछती तो कहते कि इम्तिहान करीब है और वह तैयारी में मसरूफ है। मैंने शुरू से राशिद की अच्छी तरबियत की थी, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वह सिराज के बेटे फहद के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। राशिद के इम्तिहानों में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे। आजकल पढ़ाई में वह बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से लौटी तो चकरा कर आकर राशिद के कदमों में ही बेहोश हो गई। वह मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और पास वाले क्लिनिक पर ले आया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से भीग रहा था। मैं डॉक्टर के पास बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि मैं कैसे यकीन करूं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं एक बेवा औरत थी, मेरे पति का इंतकाल होकर 13 साल होने वाले थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से उम्मीद से हूँ। इस बात ने मुझे लज्जा कर रख दिया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इंकार में सर हिलाया। तो मैं अपनी रिपोर्ट उठाई और खामोशी से बाहर निकल आई। बाहर मेरा 15 साल का जवान बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, अम्मी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? राशिद के सवाल पर मैं इससे नज़र चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ, और वह भी उम्र के इस हिस्से में। वह तो मुझे बदकिरदार ठहरा देता। जब तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया है। मैं अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी और पति के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक होता। तो मेरा प्रेग्नेंट होना तो बहुत ही दूर की बात थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मेरे पति की जगह कोई और ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरे हुए पति का वजूद चला आया था। मैं कभी उनसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना तो बहुत ही अलग बात थी। राशिद के बार बार पूछने पर मैंने उसको झूठ कह दिया कि कमज़ोरी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने आराम को कहा है। मेरी बात सुनकर राशिद नाराज़ होकर कहने लगा कि जब से बाबा का इंतकाल हुआ है आप अपना ख्याल ही नहीं रख रही हैं। रात को जल्दी सो जाया करे। मुलाजिम के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर मुलाजिम रखने का क्या फ़ायदा है?
और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फिक्र में सारे वक्त परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि बाबा के जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेरी फिक्र है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना ख्याल न रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुराई थी। पहले ही मैं हम्माद के अचानक से चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। अगर उस वक्त राशिद का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की आस भी छोड़ चुकी होती। वही मेरी जिंदगी का मोहरा था और मुझे उससे बहुत ही उम्मीद थी। लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसे सामने वाले की बुराई और कोताही नजर नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं राशिद से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी खामियों को जान ही नहीं पाई थी। फिर मैं राशिद के साथ घर आ गई थी और यही सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है और मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। जिन लोगों ने मेरे बेवा होने पर मेरा साथ नहीं दिया, वे इस खबर पर जरूर मेरे आगे मसला खड़ा कर देंगे। मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? इन सब सवालों ने मेरी तबीयत खराब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रही थी और इस बात ने भी मुझे परेशान करके रख दिया था कि राशिद के टेस्ट के मुस्तकिल नंबर खराब आ रहे थे। टीचर ने मुझे फ़ोन पर यही बताया था कि आजकल राशिद का ध्यान कहीं और ही है। मैं राशिद से कोई भी बात खुलकर कर लिया करती थी क्योंकि राशिद उम्र के जिस हिस्से में था उसे बाप की बहुत ज़रूरत थी और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चाचा उसके सर पर हाथ रखे और उस पर कड़ी नज़र रखे ताकि वह किसी गलत रास्ते का इंतखाब न कर बैठे। यही सोचकर मैंने अपने देवर को फ़ोन लगाया और उससे राशिद की पढ़ाई के सिलसिले में बात की तो वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, राशिद पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वह सारा वक्त यही गुजारता है। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। राशिद भी आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगा था। उसका यूँ मेरी फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा 15 साल का बेटा एकदम जवान सा लगने लगा था, लेकिन मैं इसका क्या करती जो मेरे पेट में पल रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, गलती से भी बच्चा ज़ाया करवाने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं ये पता लगाऊं कि ये बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी, ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में राशिद के अलावा कोई मर्द नहीं था, इसलिए समझना या जानना बहुत ही मुश्किल था ये सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हो रहा था वह मेरे इल्म में नहीं था, तो यकीनन किसी ने रात के अंधेरे का सहारा ही लिया होगा। ये सोचकर मैंने अपनी मुलाजिमा के आगे ये बात रख दी कि वे एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए। तो मैं उसे 5,000 इनाम में दूंगी। मैं बात जानने के लिए उसे एक काम करवाना चाहती थी। वह खुशी खुशी 5,000 के लालच में राजी हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह तक कंबल उड़ा दिया और खुद लॉन की तरफ खुलने वाली कमरे की खिड़की पर छुप खड़ी हुई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे पता चलेगा भी या नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किसी ने रात का फ़ायदा उठाकर ही मेरे दामन पर यह दाग लगाया है। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई और मुझे लगा कि शायद इतने गलत तरीके से सब जानने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर जब मैंने रुकने का इरादा कर दिया तो कमरे का दरवाज़ा खुला और वहीं रुक कर कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी और ये देख कर मेरी जान निकल गई कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वह सारी रात फहद के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने सिराज को फ़ोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वह इसके घर मौजूद है। तो राशिद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं चुपचाप खड़े उसे देख रही थी। वह दबे पाँव से मेरे बिस्तर तक आया था और करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे कि चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या कर रहा है, कहीं उसने ही तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी, मैं अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब राशिद को यकीन हो गया कि नौकरानी ने गहरी नींद में सो रही हूँ और उससे आहिस्ता से जाकर मेरे कमरे का लॉक खोला और मेरे काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए। राशिद की हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी और मैं खुद को कमरे से बाहर न रोक पाई। मैं तेज़ी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो राशिद कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। मैंने गुस्से से राशिद से पूछा कि ये सब क्या है और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली और वह शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और कहा कि तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ और तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है।
अब सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने जिंदगी में पहली बार राशिद के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखें तो आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए बताया कि फहद ने उसे नशे की लत लगा दी है और इस नशे के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात तरह तरह किस्म के नशे करता रहता है। राशिद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सिराज ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि राशिद कह रहा था कि चाचा को अपने बेटे की हरकत का खूब पता है। और फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात की कि जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। राशिद कहने लगा कि वह रोज रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चाचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर मैं चाचा की बात ना मानता तो फहद मुझे नशा ना करवाता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी जिंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्ता करने के लिए। मेरे बेवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। उसकी बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर पर जुआरी पना सिखा दिया था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था, मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने पति हम्माद की बात याद आई थी, जिसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे ये बात समझाई थी कि सिराज की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे एहतियात बरतना। लेकिन उस वक्त मैं बात को समझ नहीं पाई थी, और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। सिराज में एक दफ़ा मेरी फिर हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन क्यों, वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने राशिद को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, और आधी रात को ही सिराज के घर पहुंच गई और उसकी बीवी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछे। पहले तो वह चुपचाप खड़ा रह गया, और फिर उसने सारी हकीकत बयां कर दी। हमाद की मौत के बाद मुझे घर से निकाल कर उन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सिराज अपनी अय्याशी की वजह से उस जायदाद को संभाल न सका और सड़कों पर आ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वह गुजारा कर रहा था, और बाहर से वे लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वह अंदर से खोखले हो चुके थे। वे अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह से नहीं कर सके, और उसका जवान बेटा नशे जैसी लत में हो गया। जब सिराज ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी हराम हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया और उसे नशे की लत में डाल करके हर रात मेरे साथ गद्दारी करवाता रहा, यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं उम्मीद से हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से निकाह के बारे में सोचूंगी, और वह खुद मुझसे निकाह कर लेगा। इस तरह वह मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा, और नशे की वजह से राशिद भी उसके रास्ते का निशाना बन रहा था। सिराज की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मेरी अपनी जिंदगी में क्या कम तकलीफें थी, जो अब सिराज मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा कि वह अब ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि मुझे मजदूर समझकर वह मुझे इस्तेमाल करेगा, और मैं मजबूर होकर इस्तेमाल होती चली जाऊंगी। मैं वहां से सीधा निकलकर पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने सिराज पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, और उसके बेटे फहद पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में डाल दिया था। वे दोनों बाप बेटे जेल में थे और अपने किए की सजा भुगत रहे थे। खुदा का करना ऐसा था कि मेरा हमल खुद ब खुद हो गया। उस वक्त के बाद मैंने कभी दोबारा उस रिश्ते पर भरोसा ना किया। मैं पलटकर अपनी पूरी जिंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बेवा होना शायद मेरा गुनाह बन गया था। हमारे यहाँ एक बेवा औरत को सहारा देने वाले, उसे अपनाने वाले कोई नहीं है। क्या बेवा होना इतना बड़ा गुनाह है कि औरत के लिए जिंदगी को हर तरह से तंग कर दिया जाता है? अजीब व गरीब रस्मों के जरिए उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर मुझे भी कोई सहारा मिल गया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इस कदर तकलीफ में ना होती? दोस्तों, आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।